साझा वाले में तीन टर्म इंपॉर्टेंट है। पहला इन्वेस्टमेंट, कि कितना रुपए आप लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। दूसरा टर्मिनोलॉजी है समय, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और तीसरा जो टर्म है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट, ठीक है, तीन चीज है। कितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितना अमाउंट, कितने समय के लिए, और कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। ये तीन चीज है। तो मान लो एग्जांपल लेते हैं। दो व्यक्ति है, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी। दो व्यक्ति, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। मान लो दो व्यक्ति एक साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए लगा रहा है, इन्वेस्ट किया I1, I1 रुपए इन्वेस्ट किया। और जो बी है वो आई टू रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है। ए ने I1 लगाया और बी ने I2 रुपए लगाया और इन्वेस्ट किया। ए जो है वो T1 समय तक बिजनेस में रहा, और जो बी है वो T2 समय तक बिजनेस में रहा। ध्यान से समझना। ए और बी, दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए जो है I1 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। आई टू जो है ए बी जो है वो I2 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया। ए जो है बिजनेस में T1 समय तक रहा, और जो बी है उस बिजनेस में T2 समय तक रहा। तो उनके प्रॉफिट का क्या अनुपात होगा, या उनके प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो उनका जो प्रॉफिट है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, I1 और T1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उनके बिजनेस का प्रॉफिट का रेशियो निकल जाएगा। जैसे मान लो प्रॉफिट आया P1 इसका और अनुपात P2 इसका। तो इस प्रकार से ये कंसेप्ट रहेगा। जैसे एक प्रश्न करते हैं, समझ में आएगा। एक प्रश्न करेंगे। तीन व्यक्ति है, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी, तीसरे का नाम सी। इन दोनों जो व्यक्ति हैं, इन दोनों का पूंजी निवेश का अनुपात, पूंजी निवेश का अनुपात दिया है, पूंजी निवेश का अनुपात दिया है 6:2:3। 6:2:3, ये पूंजी निवेश का अनुपात दिए हैं। ठीक है, इतना रुपए इन्वेस्ट करके उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। तीनों जो है वो एक साल तक रहे। ये भी एक, तीनों एक साथ स्टार्ट किए हैं तो तीनों 12 महीने 12 महीने 12 महीने, समय सेम है तो अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये भी उतना ही समय तक रहा, ये भी उतना ही समय तक रहा, ये भी उतना ही समय तक रहा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये एक साल बाद, एक साल बाद उन्हें 660 रुपए का लाभ हुआ। बिजनेस में 660 रुपए का लाभ हुआ, बिजनेस में 660 रुपए का लाभ हुआ। तो बी का शेयर निकालना है, बी का हिस्सा या ए का हिस्सा, सबको निकालते हैं। तो चलो बी का हिस्सा पहले निकालते हैं, प्रश्न में जो पूछा है बी का हिस्सा कितना है। तो बी का हिस्सा निकलेगा, बी का हिस्सा या बी शेयर ऐसे करके लिखते हैं, बी का हिस्सा बराबर हो जाएगा, इसमें बी कितना है, ये बी है, बी बीच में है तो ये बी वाला है, बी का जो इन्वेस्टमेंट 2 है। तो 2/, इन सबको जोड़ो, 6 2 8 2 10 और 11। 6 धन 2 धन 3 किया मैंने, किया 6 धन 2 धन 3। ठीक है, तो क्या करें, 2/6 धन 2 धन 3, और जितना प्रॉफिट हो रहा है 660, उससे उसको गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा 2/11 गुणा 660। तो 11 एकम 11, 11 6 तो 120 रुपए एक साल के एंड में प्रॉफिट हुआ बी का। उसी प्रकार हम लोग ए का भी निकाल सकते हैं। ए का हिस्सा, ए का हिस्सा, ए शेयर, ये निकल जाएगा। ए का रेशियो 6 है, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, है ना 6। तो 6/11
इंटू 660, 6/11 इंटू ये 11 कैसे आया, 6 धन 2 धन 3 करके आएगा, 660, इसको काटने से हो जा रहा है 60, तो 6 छक्का 36, तो 360 रुपए हिस्सा ए का है। समझ में आया? इसी तरह मान लो, हाँ हाँ बोलिए। क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है ना? इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, मान लो 3 साझेदारों का एक व्यापार में लाभ का अनुपात 5:7:8 है। अब लाभ का अनुपात दिया है ना, 3 साझेदारों का लाभ का अनुपात दे दिए है। चलो एक क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, वो करते हैं पहले। मान लो 3 व्यक्ति है, एक का नाम अमन, एक का नाम विजय और एक का नाम मोहन। ये तीनों व्यक्तियों के निवेश का अनुपात, निवेश मतलब उनके इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तीनों व्यक्ति ने कितना कितना पूंजी लगाया, ठीक है, पूंजी जो निवेश किया, ठीक है, पूंजी जो निवेश किया उसका अनुपात दिया है 3:5:2। ये इस अनुपात में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, इस अनुपात में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अमन जो है उस बिजनेस में 8 महीने तक रहा, विजय जो है इस बिजनेस में 12 महीने तक रहा, और मोहन जो है इस बिजनेस में 4 महीने तक रहा। तो हमको निकालना है, पहला प्रश्न निकालना है, उनके प्रॉफिट का अनुपात कितना होगा, प्रॉफिट या लाभ का अनुपात, प्रॉफिट का रेशियो कितना है, पहला प्रश्न, पहला प्रश्न यही निकालिए, प्रॉफिट का रेशियो। तो प्रॉफिट का रेशियो निकालने का क्या तरीका है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, और ये समय दिया है, एक जन 8 महीने रह रहा है, एक जन 12 महीने रह रहा है, एक जन 4 महीने रह रहा है बिजनेस में, ठीक। तो इसी से गुणा कर देंगे इसको। तो प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट का अनुपात, लाभ का अनुपात, या प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा 3 में गुणा हो जाएगा 8 महीने का, क्योंकि अमन जो है 3 लगाया और 8 महीने तक रहा, तो 3 गुणा 8 हो जाएगा अनुपात। विजय जो है ये 5 लगा के 12 महीने रह रहा है, तो 5 गुणा 12 अनुपात। और जो मोहन जो है वो 2 लगा के 4 महीने रह रहा है, तो 2 गुणा 4, ठीक है। ये सब अनुपात में है, तो चाहो तो काट भी सकते हो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और 4 दूनी 8, और कुछ तो नहीं कट रहा, तो यही हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, अच्छा 2 से कट रहा है क्या, नहीं, 5 तिया 15 है, तो अनुपात 2। तो ये इनके प्रॉफिट का रेशियो हो गया, ये उनका लाभ का अनुपात हो गया, प्रॉफिट का रेशियो। अब दूसरा प्रश्न इसी में पूछ लेते हैं, ये तो प्रॉफिट का रेशियो हो गया। अब दूसरा प्रश्न पूछ दूं, उनके द्वारा एक साल में, उनके द्वारा एक साल में, उनके द्वारा एक साल में 2,760 रुपए का लाभ अर्जित किया गया। यदि उनके द्वारा 2,760 रुपए का लाभ अर्जित किया गया, तो बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा,
बी का हिस्सा निकालना है। तो उनके लाभ का रेशियो कितना है, 6:15:2 में है। तो हमको बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा बराबर हो जाएगा, बी का रेशियो है 15। तो 15 बटे, सबको जोड़िए, 6 धन 15 धन 2, और ये गुणा हो जाएगा 2760 से। इसको जोड़ देते हैं, 15 5 20 21 22 23, 2760। 23 से काट के देखो, 23 से कम, 23 हो गया, 4 आ जाएगा, 4 3 7, 23 दूनी 46, 120 हो जा रहा है। तो 15 × 120 करोगे तो 15 दूनी 30, 15 कम 15, 1800 रुपये। 1800 रुपये बी का हिस्सा रहेगा। ये जो लाभ मिल रहा है ना, 2760 रुपये जो लाभ अर्जित किए उन लोग, ये 2760 रुपये में बी का हिस्सा है 1800 रुपये। उसी प्रकार आप ए का हिस्सा भी निकाल सकते हो और सी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और करते हैं। तीन साझेदारों का तीन साझेदारों का एक व्यापार में लाभ का अनुपात, तीन साझेदारों का एक व्यापार में लाभ का अनुपात, तीन साझेदार है, मान लो तीन साझेदार है, ए बी और सी, ये तीन साझेदार है। इनके लाभ का अनुपात दिया है। ठीक है, लाभ का अनुपात, प्रॉफिट का रेशियो, सर हाँ हाँ जी, हाँ जी। इतना पढ़ 7 को एग्जाम है तो इतना ही बस क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहे हो, कैसे बोलिए। 7 को एग्जाम है इसी का, हाँ, तो जो पढ़ाया हो उतना ही कंप्लीट हो जाएगा बोल रहा हूँ। इतने में एग्जाम निकल जाएगा बोल रहे हो। हाँ। नहीं, इतने में तो नहीं निकलेगा, आपको और मेहनत करना पड़ेगा। हम्म। जी धन्यवाद सर, वही पूछना था। हाँ, नहीं इतने क्लास में नहीं निकलेगा, आपको और मेहनत करना पड़ेगा। मैं तो 7 को एग्जाम है सर। हाँ, हर सब्जेक्ट हर चैप्टर को कम से कम 5 से 7 बार रिवीजन करोगे तब जाके, और 50 पोस्ट ही है इस बार। इनके लाभ का अनुपात दिया है, जी जी धन्यवाद। हाँ हाँ, इनके लाभ का अनुपात दिया है 5:7:8, 5:7:8 में दिया है। ये लाभ का अनुपात है, इनका इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लाभ है। इनका धन क्रमशः 14 महीने, इसका धन 14 महीने तक, इसका जो धन है वो 8 महीने, और इसका जो धन है वो 7 महीने तक। ये टाइम हो गया, इतना महीने महीने तक उन लोग इन्वेस्टमेंट की, ये समय हो गया। ये जो है लाभ है। तो आपसे पूछा जा रहा है इनकी पूंजियों का क्या अनुपात होगा, इनका इन्वेस्टमेंट का क्या अनुपात होगा। इन्वेस्टमेंट, इनकी पूंजी का अनुपात पूछा जा रहा है, या रेशियो, ये पूछा जा रहा है। इनके लाभ का अनुपात तो दे दिया है ये, इनके टाइम का भी दे दिया, कितने टाइम तक लोग इन्वेस्ट करिए, लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट का अनुपात क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग अभी देखे थे, जो लाभ का अनुपात है, 5:7:8, ये लाभ का अनुपात है। ये कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट, ए का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, ए का इन्वेस्टमेंट मान लो ए है, बी का इन्वेस्टमेंट मान लो बी है, सी का इन्वेस्टमेंट मान लो स्मॉल सी है। तो कैसे निकलता है,
ए का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम अनुपात बी का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम अनुपात सी का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू लाभ, ये निकलता है। तो वैसे ही करते हैं, ए इंटू 14 अनुपात ये ए का पूंजी और उस कितने टाइम तक रहा, 14 मंथ्स। बी जो है, बी रुपए लगाया और 8 महीने तक व्यापार में रहा। और जो सी है, वो सी रुपए इन्वेस्ट करके 7 महीने तक व्यापार में रहा। तो ये उनका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो। अब देखोगे यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं, अपने को ए अनुपात बी अनुपात सी ही चाहिए। तो ये 14 को ट्रांसपोज कर दो 5 के पास, ये 14 क्या है, बटे 5 में चले जाएगा, 5/14 में चले जाएगा। ठीक उसी प्रकार बी को देखो, बी बी का क्या है, बी गुणा 8 बराबर 7 है, बी गुणा 8 बराबर 7, 8 ट्रांसपोज कर दोगे तो 7/8 हो जाएगा। तो बी का क्या हो जाएगा, 7/8। उसी प्रकार सी गुणा 7 बराबर 8 है, तो 7 को पक्षांतर कर दो तो सी का कितना आ जाएगा, 8/7 आ जाएगा। तो ये इनका इन्वेस्टमेंट आ गया, पूंजी आ गया, इतना पूंजी है। अभी 14, 8, 7 का निकालिए एलसीएम। तो 14 एकम 14, 14 28 और 42 तो 56। 56 जो है 8 के पहाड़े में भी आ जा रहा है और 7 के पहाड़े में भी आ जा रहा है, तो 56 एलसीएम हो जाएगा। तो तीनों पक्षों में, तीनों रेशियो में 56 का गुणा कर दो, यहाँ भी 56 का गुणा, यहाँ भी 56 का गुणा और यहाँ भी 56 का गुणा। अब इसको काट दो, 14 4 जा तो 5 4 जा 20 आ जाएगा, 8 7 56। ठीक है, 8 7 56 और 7 8 56। ये कुछ ऐसा आ जाएगा, इसको हल करो तो 20 रेशियो 49 रेशियो 64, ये उनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात आ गया। ठीक, यही उत्तर है। ये उनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात आ गया। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है, ए अपना व्यापार, ए जो है अपना व्यापार 85,000 रुपए लगा के शुरू करता है। ए अपना व्यापार 85,000 रुपए लगाकर, ये इसका इन्वेस्टमेंट हो गया। इतना इन्वेस्ट करके वह व्यापार चालू करता है। कुछ समय बाद कुछ समय बाद कुछ टाइम के बाद, मान लो जो बी है, टी टाइम के बाद आफ्टर टी टाइम, बी जो है 42,500 रुपए लगा के 42,500 रुपए लगा के व्यापार में जुड़ता है। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ का अनुपात, यदि वर्ष के अंत में 1 साल बाद जो लाभ का अनुपात दिया है, लाभ का जो अनुपात है वो है ए और बी का 3:1 में। ए और बी का जो अनुपात है वो 3:1 का है, 3:1 का है। प्रश्न में पूछा गया है बी कितने समय के लिए जुड़ा था।
बी जो है कितने समय के लिए जुड़ा था। तो हम बोल रहे हैं कि बी मान लो टी टी समय के लिए जुड़ा है। जो बी है वो मान लो टी समय के लिए, टी महीने के लिए। और जो ए है वो तो पूरा साल रहा है, मतलब 12 मंथ तक रहा है वो, 12 मंथ तक रहा है। तो लाभ का अनुपात कैसे निकलता है? लाभ का अनुपात निकलता है ए का इन्वेस्टमेंट इनटू समय अनुपात बी का इन्वेस्टमेंट इनटू बी का समय। ये इनके लाभ का अनुपात होगा। ए जो है 85,000 लगाया है, यहाँ लिख लो। पर चाहो तो अभी दो दो जीरो कॉमन है, काट सकते हो, अभी से ही काट सकते हो, लिख के भी काट सकते हो, आपकी इच्छा। तो मैं लिख के ही काट दूंगा। 85,000 लगाया और 12 महीने तक रहा। जो बी है 42,500 लगाया और टी महीने के लिए रहा। लाभ का जो अनुपात है 3:1 है। अब देखो, चाहो तो ये दो जीरो काट लो, और भी कुछ कट रहा है, 5 से काटो इसको। पहले काटो 5 से। 5 अट्ठे 40, 5 पंचे 25। एक्चुअली 85 आ रहा है ना? तो इसको अगर 85 से काटते तो 5 बार में कटता, और 85 कम 85 जो 5 दूनी 10। तो 2 गुणा 12 अनुपात टी आ रहा है। अगर काटोगे काट लेना आप लोग। 3:1 आया। तो 24/3 बराबर 3/1। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो टी बराबर 8 महीना आ जाएगा। 8 महीने। तो जो बी है उस व्यापार में 8 महीने तक रहा होगा। 8 महीने तक व्यापार में रहा होगा। अब एक प्रश्न इसे घुमा के और पूछ देता है कि बिजनेस स्टार्ट होने के कितने महीने बाद जो बी जुड़ा होगा। बिजनेस स्टार्ट होने के कितने महीने बाद जो बी है व्यापार में जुड़ा होगा। तो टोटल 12 महीने का होता है। अब वो 8 महीने व्यापार में था, तो कितने महीने बाद जुड़ा रहा होगा? 12 में 8 घटा दो, 4। तो बिजनेस के स्टार्ट होने के 4 महीने बाद बी जो है वो बिजनेस को ज्वाइन किया होगा और 8 महीने रहा होगा। ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक। चाहो तो नोट कर लो इसको भी। एक सेकंड होल्ड करिएगा, एक सेकंड होल्ड करिए। एक सेकंड इसको।
ठीक है, नोट कर लिए इसको, आगे देखते हैं। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है। अब इसी पैटर्न, अगर पैटर्न सीख गए तो सब क्वेश्चन हल करते बन जाएगा आप लोग से। ए बी सी ने 5-9-4 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। ए बी सी ने 5:9:4 के, मतलब ए बी सी ने 5:9:4 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया। ये उनका इन्वेस्टमेंट है। ये उनका इन्वेस्टमेंट है। निवेश का टाइम दिया है, टाइम का इनका रेशियो दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी में दिया है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। यदि कुल लाभ, जो प्रॉफिट है, लाभ है, लाभ का रेशियो दिया है 45:54:28, तो ये आपको फाइंड आउट करना है ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है। निकालिए तो इसको, करिए, निकाल के रखिए। बन गया क्या? नहीं बन रहा है? बन रहा है सर। बनाइए। लॉजिक वही है। लॉजिक कहता है कि इन्वेस्टमेंट गुणा समय, इन्वेस्टमेंट गुणा समय, इन्वेस्टमेंट 4 है, समय सी है, इसको गुणा करोगे तो लाभ का अनुपात निकलता है 45, ये लाभ है। इसी लॉजिक को यूज करके हल करना है, तो ये 5 हो जाएगा, है ना? इस तरह से इसको चाहो तो सिर्फ ट्रांसपोज ही कर दो। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ जाएगा 45/5, तो 9 हो जाएगा। 9 पंचे 45 होता है। 54, 54/9, 6 बार में
और 28/4, 28/4 7 बार में, तो 9:6:7 इनके पूंजी का अनुपात हो जाएगा। ये इतना पूंजी लगाए होंगे, ये पूंजी का अनुपात है, उनका इन्वेस्टमेंट का अनुपात है। ठीक है। सर बड़े बड़े वैल्यू आ रहे हैं। हम्म 162:53:56। ऐसे कैसे आ गया इतना बड़ा? मेरा तो आंसर 9:6:7 आ गया है, 9:6:7। कैसे किए सर होंगे? वो टाइम जैसे P इज इक्वल्स टू आई इंटू टी हो रहा है। P इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। हाँ, टी होता है तो T इज इक्वल्स टू P बाय आई हो जाएगा। P इज इक्वल्स टू P/I। हाँ, 45/5। हाँ 45/5 और 54/4 और 54/9। 28। 54/9। अच्छा मैं गलत लिखा हूँ सर गलत लिख कुछ। लिए हो, हाँ वही बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखो 54 है बटे। अच्छा हाँ मैं ये ना 5:4 दिया हूँ मैं, 5:9:4 इसीलिए आएगा। इसीलिए इसीलिए गलत हो गया। और एग्जामिनेशन हॉल में इतना लिखना भी नहीं है जितना अपन ये सब लिख रहे हैं ना, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेपर में तो ऑलरेडी लिखा है। क्वेश्चन पेपर में लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन पेपर में? ABC ने 9:5:9:4 के अनुपात में निवेश किया, जहां निवेश का टाइम है A/B/C, और उनके टोटल प्रॉफिट का अनुपात है 45। ये प्रश्न में लिखा है 45:54:28। आपको ABC फाइंड करना, तो इसी के बगल में लिखो ABC। ये तो पहले से लिखा है, प्रिंटेड है, ये प्रिंटेड है। सो यू जस्ट नीड टू राइट ABC, ये लिखो। अब 45 के नीचे 9 को लिखो, 54 के नीचे, सॉरी 5 को, यहाँ 5 को लिखो, यहाँ 9 को लिखो, और यहाँ 7 4 को लिखो, और बस काटो। 9 बार में कट गया, और ये कितने बार में कट गया? 6 बार में कट जा रहा है, और ये 7 बार में कट जा रहा है। ये इतना आंसर, एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना आपको। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और इतना अगर प्रैक्टिस नहीं है तो 2 घंटे में पूरा 100 क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे। कोई ना कोई सेक्शन छूट जाएगा, GK छूट जाएगा, इंग्लिश छूट जाएगा, कुछ ना कुछ सेक्शन छूटेगा, अगर इतनी स्पीड नहीं है तो। स्पीड लाना पड़ेगा। अब सिर्फ रिवीजन करो एग्जाम तक, एटलीस्ट कुछ और मत पढ़ो, केवल रिवीजन करो। जो भी आपका नोट्स आप बना के रखे हो, उस नोट्स को ही पढ़ो। समीर विवेक तरुण, समीर विवेक, विवेक एंड तरुण, इनका इन्वेस्टमेंट 3:5:4 है। 3:5:4, ये इनका इन्वेस्टमेंट है ना, इनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, पूंजी निवेश। ठीक है, मनी इन्वेस्टमेंट है ये। इनका मनी इन्वेस्टमेंट है। इतने में निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं। उनकी निवेश के अवधि का अनुपात, इनके निवेश के अवधि, समय का अनुपात है 7:8:8। फिर बोल रहे हैं, ये है, फिर लाभ का 15%, जो भी लाभ अर्जित करेंगे इन लोग, जो भी लाभ लाभ अर्जित करेंगे, उसका 15% कार्यालय की किराए, रख रखाव आदि पर खर्च करने के लिए सोचा। जो भी लाभ मिलेगा, मान लो 100 रुपए लाभ कमा रहे हैं, तो उस 100 में 15 पहले माइनस कर देंगे, फिर 100 का 15% क्या होगा? -15 कर देंगे। तो जो 85 बच रहा है, इस 85 रुपए को तीनों बांटेंगे। समझ में आ रहा है क्या? 100 रुपए लाभ अर्जित किए, इस लाभ का 15 रुपए वो ऑफिस के रेंट के लिए, कुछ विविध खर्चे के लिए उन लोग रख लिए। अब जो 85 बच रहा है, उसको आपस में समीर, विवेक और तरुण बांटेंगे, ये बोल रहा है प्रश्न में। तो
तो 15% उन लोग रख लिए, लाभ के 15% को अपने पास सुरक्षित रख लिए हैं, रख रखाव के लिए, किराए के लिए, सब खर्च के लिए। अब जो शेष बच रहा है, शेष जो बचेगा, शेष मतलब जो बचा हुआ रुपए है, उस शेष का तीनों बांटेंगे। ठीक, अगर समीर और विवेक, समीर और विवेक के लाभ के हिस्सेदारी का डिफरेंस, मतलब समीर और विवेक के लाभ का हिस्सेदारी का जो डिफरेंस है, जो लाभ है या प्रॉफिट का जो डिफरेंस है, वो 6,137 रुपए है। तो कुल लाभ कितना है, कुल लाभ कितना है? कुल लाभ कितना है, थोड़ा सोचो फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन एक बार और क्लियर करना है, बताइए। सर वो 85 जो परसेंट लाभ हुआ वही कुल लाभ पूछ रहा है ना? नहीं नहीं, टोटल लाभ तो 15% जोड़ने के बाद भी टोटल। 100% पूछ हाँ रहा है, अरे 100। ठीक है। चलिए इसको निकालिए। 7 तिया 21 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, और 8 4 32। ये उनके प्रॉफिट का रेशियो हो गया, प्रॉफिट का रेशियो है। और ये प्रॉफिट समीर का है, ये वाला सेक्शन विवेक का है, और ये वाला तरुण का है। अब जो डिफरेंस दिया है वो समीर और विवेक का दिया है ना, समीर और विवेक का। तो इसको 21 - 40 मत कर देना, 21 - 40 को कंपेयर मत कर देना इस 61,6,137 से, क्योंकि ये जिनका जो क्यों सर? अच्छा हाँ, वो 18%, 85% का है क्योंकि हाँ वो वो 100% का नहीं 85% है। का होगा ना। ठीक है, तो इसको पहले जोड़ भी लो, 21 40 और 32 को जोड़ लो, 21 + 40 प्लस, अब मैक्स भी लगा लो क्योंकि रेशियो है। तो इसको ऐड करने से आ जाएगा 2 और 1 3, 3 4 7 8 9, 93x आ गया। ठीक, अब ये जो 93x है, ये टोटल लाभ है ना। अब इसका 85%, ये 15% तो लोग रख लिए हैं, तो 85% ऑफ 93, तो ये हो जाएगा 85 इंटू 93x/100, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बोल रहा है समीर और विवेक का डिफरेंस बोल रहा है। समीर का 40x है माइनस विवेक का 21, नहीं नहीं, विवेक का 40x है, समीर का 21x है। इसको माइनस करो, बटे टोटल कितना है, 93। ये किसका निकलेगा, 85x/100 का निकलेगा। और ये डिफरेंस दिया है 6137। अगर ये 85 वाला कंसेप्ट नहीं होता, 85 वाला कंसेप्ट या 15% लाभ वाला मामला नहीं होता, तो ये टर्म आता ही नहीं है बीच में, ये नहीं आता, ये आता ही नहीं। ये इसीलिए ऐड हो रहा है क्योंकि हमको पूरे के साथ नहीं लेना है। अब इसको हल कर लो बस, 40 में 21 घटा दो, 19 आ जाएगा। 19x 93x 85/100, इसको सॉल्व करके बताइए x का मान कितना आ रहा है। इसमें एक टर्म 85, 95 लगाना, 93 भी इसमें आएगा ना। ये 93 भी कट जाएगा। अ, कहाँ 93 आएगा सर, क्यों आएगा? ये 80, ये हमारा 85% ऑफ 93 निकालेंगे तो 85 इंटू 93 x/100 आएगा।
यस सर। ये समझ में आया ना, ये कैसे आ रहा है? यस सर। 93x तो टोटल प्रॉफिट है, ये 93x जो है यहाँ पर जो लिखा हूँ 21 प्लस 40 हाँ, ये प्लस 93x का अपन 85% निकाल रहे हाँ, हैं। ये 85% बटेगा तीनों में, तो इसलिए 40 माइनस 21 करके ये टर्म घुसेगा। अब इसको कट कर दो 17 बार में, 20 बार में, अब सबको ट्रांसपोज कर दो, तो 6137 अपॉन 19 इंटू 17 इंटू 20, इक्यावन 10, एक्स का वैल्यू 380 आ रहा है, एक्स का मान 380। अब इस एक्स के मान को कुल प्रॉफिट निकालना है, 93 से गुणा कर दो, तो टोटल लाभ जो है वो 93 इंटू 380, इसको गुणा कर लो। मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 35,340। ये टोटल प्रॉफिट नहीं है कि? ये कुल प्रॉफिट है, 93x जो है ना, 93 जो एक्स है, ये टोटल प्रॉफिट है, ध्यान से समझना, अच्छा, हाँ, ठीक ठीक। ये टोटल प्रॉफिट है, क्योंकि हम लोग इसमें क्या किए हैं, इसमें 20 कुल लाभ है ना, 21 40 32, ये टोटल लाभ है, तो 93x जो है टोटल प्रॉफिट है। इस टोटल प्रॉफिट का हमने निकाला 85%, तो 85 इंटू 93x अपॉन 100, और ये जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों में, इसमें समीर में, विवेक में और एक तरुण में, ये प्रॉफिट, ये 85% ऑफ 35,000 ये वाला जो प्रॉफिट है, ये जाके इन्वेस्टमेंट होगा।
ये बटेगा, तो 15% वो रख ले रहे हैं अपने पास। समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन? सर समझ में आ गया है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इस टाइप के क्वेश्चन। एक बार और बना के या देखना, सेम क्वेश्चन को बना के देखना, यस। फिर भी अगर लगे डाउट तो पूछना। मतलब इसमें एक्चुअली हमने क्या किया, पहले प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया, प्रॉफिट का रेशियो हमने निकाला, और इसको जोड़ने से 93x आ रहा है। इस 93x तो टोटल प्रॉफिट है। अब इसका जो बटने वाला शेयर है वो 85% बटेगा, तो 85% ऑफ 93x बटेगा, इसको निकाल लो। ठीक है, जो भी आया, जो भी, वट एवर द वैल्यू, 85% ऑफ 93x मान लो p है। अब इस p में वरुण, तरुण और समीर, इनको बांटना है। अब क्वेश्चन में वरुण और समीर का डिफरेंस दे दिया था, वरुण और समीर का डिफरेंस जो भी दिया है, जो भी अमाउंट दिया था, 6137 दिया है। इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है 6137, तो इसको निकालने के लिए ये जो p है, ये 85% ऑफ 93x जो निकाले हैं p, तो इस p से अपन कंपेयर करके निकालेंगे, इस p से कंपेयर करके निकालेंगे। मतलब जो ये इनका रेशियो था, वरुण, समीर और तरुण का, तो b माइनस ए अपॉन a प्लस बी प्लस सी ऑफ 85% ऑफ 93x, जो कि p है, जो कि p है, और इक्वल्स टू 6137 हम लोग कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है। सर एक सेकंड ऊपर करेंगे क्या सर? मैं उसको भी नोट कर लेता हूँ, ये लास्ट लाइन को। हाँ, ओके सर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अभिजीत ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए 45,000 रुपए की राशि निवेश किया। अभिजीत जो है, एक व्यापार स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए स्टार्ट कर रहा है एक व्यापार, और कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 45,000 रुपए, 45,000 रुपए निवेश कर रहा है। 6 मंथ बाद, 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, विपुल जो है 50,000 रुपए धनराशि लगा के, 50,000 रुपए धनराशि लगा के जुड़ गया। आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद, वो कितना लाभ अर्जित कर रहे हैं, जो लाभ अर्जित कर रहे हैं वो है 1,56,000, 1,56,000 रुपए लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है अभिजीत का हिस्सा कितना है, अभिजीत का हिस्सा, अभिजीत का शेयर कितना है, सोचिए जरा।
बन गया, नहीं बन रहा है क्या? सर बन रहा है। बनाइए। अभी जितने स्टार्ट किया 45,000 लगा के, 6 मंथ बाद विपुल जुड़ जा रहा है 50,000 लगा के। चाहो तो 3 जीरो अभी से काट दे रहा हूँ, रेशियो में लिखना है क्योंकि। तो 3 साल तक रह रहा ना, 3 साल। तो भारतीय 36 महीने रहेगा अभिजीत, 36 मंथ। और जो विपुल है वो 6 महीने के बाद जुड़ रहा है, तो 6 घटा तो 36 में, तो 30 महीने विपुल रहेगा बिजनेस में। तो अभिजीत और विपुल के प्रॉफिट का रेशियो ये अगर निकाले तो 36 × 45 अनुपात 30 × 50 ये रहेगा। इसको काटो और 6 6 6 5 5 9 और कुछ कट रहा है, 2 3 2 25 तो 27 × 25 का इनके प्रॉफिट का रेशियो है। आपको बी का शेयर पूछ रहा है ना, अभिजीत का शेयर। तो बी का शेयर हो जाएगा 25/27 27 प्लस 25 52। और उनका प्रॉफिट 156 का है। तो 13 से कट रहा है, चाहो तो 13 से काटो, या 2 तिया 6 और 3 पंजे 15, 3 बार में कट जा रहा है। 52 एकम 52, 52 तिया 156, और 25 × 3 कर लो, 25 × 3 तो 75,000 रुपए विपुल का शेयर है। विपुल का शेयर 75,000 है। समझ में आया कि? सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। फिर से रिपीट कर दूं, देखो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एक सेकंड, इसको रफ कर देते हैं। देखो प्रश्न में बोला है कि अभिजीत बिजनेस स्टार्ट किया है और जो 6 महीने बाद विपुल आके जुड़ रहा है बिजनेस में। तो 3 साल बाद का प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है, 3 साल बाद का। तो 3 साल में कितने महीने होते हैं? 36 महीने। तो जो अभिजीत है ये 36 मंथ 36 महीने बिजनेस में रहेगा। उसका पूंजी जो है 36 महीने तक लगे रहेगा। और जो विपुल है वो 6 महीने बाद ज्वाइन कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट होने के 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद ज्वाइन किया तो 36 महीने टोटल रहे, उसमें 6 घटा दो। 36 - 6 30 महीना। हाँ, 30 महीने, 30 महीने विपुल बिजनेस में रहेगा। अब उनका प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अभिजीत जो है 45,000 लगा रहा है 6 महीने 36 महीने के लिए। अभिजीत और विपुल, अभिजीत जो है, ये अभिजीत भाई जो है 36 महीने 45,000 का इन्वेस्टमेंट लगा रहा है। तो 36 मल्टीप्लाई 45,000 अनुपात जो विपुल है वो 30 महीने और 50,000 का इन्वेस्टमेंट लगा रहा है। तो 30 महीने और 50,000। बस काटना है, 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो।
सिंप्लीफाई करोगे तो रेशियो कितना आ रहा था, 27:25 का आ रहा है। 27:25 का रेशियो आ रहा है प्रॉफिट का रेशियो अभिजीत और विपुल का। हमको निकालना है विपुल का। तो विपुल का शेयर या हिस्सा 25/27 और टोटल लाभ कितना हो रहा है, 1,56,000। इतना लाभ हुआ। जोड़ो इसको। अब इसको काटो, 52 एकम 52, 52 तिया 156। अब मेरे को 52 का पहाड़ा नहीं आता, लेकिन यहाँ 2 दिया है, यहाँ 6 दिया है, तो 2 में 3 का गुणा करने से 6 आता है, तो 3 का गुणा 5 करके देख लिया तो 5 तिया 15 हो गया, तो कट जा रहा है 52 तिया 156, तो 3,000 बचा, तो 25 तिया 75। ये कुछ आ गया। आया क्या समझ में? यस सर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सर मैं ना कुछ इसी टाइप का ही किया था, हाँ हाँ। लेकिन ना वो मैं फिर बाद में कचरा हो गया, वो समझ में नहीं आया बाद में। दिक्कत हो गया। शुरू के स्टेप्स ठीक थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन, अगला टॉपिक मिक्सचर, मिश्रण। सर हेलो। हाँ हाँ जी बोलिए। सर मेरे को एक क्वेश्चन करना था आपसे। हाँ हाँ पूछिए। सर क्या मेरे पास एक टू क्वेश्चन है, हाँ, जिसको सॉल्व करने में ना मेरे को मिनटों लग गए, जिसके कारण मेरा क्लास में फिफ्थ पोजीशन रहा है। ये सवाल बताऊं सर? क्लास में फिफ्थ पोजीशन रहा है मतलब नहीं समझा मैं। सर मैं सीजीपीएससी का भी जो मैं कोचिंग जाता हूँ ना, हाँ 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 हाँ। हाँ वहाँ पे टेक्स्ट एग्जाम चला, अच्छा। जिसमें हाँ 240 नंबर का था। हाँ हाँ 120 क्वेश्चन था और अ- 1/3 का नेगेटिव था। हाँ हाँ हाँ। तो मैथमेटिक्स में एक दो क्वेश्चन है जिसके कारण मुझे बहुत टाइम लगा, मैं मतलब कंफ्यूज हो गया था अच्छा अच्छा अच्छा, उस ठीक। क्वेश्चन में। अच्छा हाँ अच्छा, बताइए क्वेश्चन हाँ। तो बताइएगा। क्वेश्चन है, शोभा का मुख पूर्व दिशा की ओर था, एक सेकंड। वहां 20। शोभा का मुख, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है ना। ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, शोभा का जो मुख है ईस्ट साइड में था ना, इधर था, हाँ ठीक हाँ है। हाँ, वहां 20 मीटर चलती है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड ना, थोड़ा सा कर लेते हैं। वो ईस्ट की यस। डायरेक्शन में 20 मीटर ऐसे चली, ठीक है। हाँ, हाँ, और बाईं ओर मुड़ने के बाद वहां 15 मीटर चलती है। एक सेकंड, बाई मतलब लेफ्ट साइड। हाँ लेफ्ट हाँ लेफ्ट साइड मुड़ी और 15 मीटर चली ना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद 25 मीटर चलती है। फिर दाई और मुड़ गई, मतलब राइट मुड़ गई और 25 मीटर और हाँ चल गई, ठीक है। हाँ, उसके बाद अंत में वहां फिर दाईं ओर मुड़ती है। अंत में वो फिर दाई और मुड़ती है और 15 मीटर हाँ चली। और हाँ हाँ, 15 मीटर चलती है। हाँ, ठीक है। वहाँ अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये क्वेश्चन मुझे बहुत कंफ्यूज किया, और एक ऐसे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जिसके कारण मैं दोनों क्वेश्चन को छोड़ दिया, इस कारण अच्छा मेरा ना फिफ्थ पोजीशन रहा। अच्छा अच्छा, देखो तो ये तो बहुत आसान हो कि 20 और 25, ये जुड़ेगा 20 और 25, 45 मीटर हम्म आंसर आ रहा है। ये समझ में आया कैसे बना 45 मीटर? सर ये ना हॉल में, एग्जाम हॉल में बैठने से ना पूरा कंफ्यूज करता है, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की कमी, ठीक है, प्रैक्टिस करिए तो हो जाएगा, हाँ है ना। हाँ हाँ। अब समझ समझ में आया क्या, कैसे कैसे किया हमने?
पहले थोड़ा डायरेक्शन को देखना पड़ेगा आपको, थोड़ा डायरेक्शन, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साइड को पहले अरेंज करो। उसके बाद हाँ, अब देखो इसके बाद क्या बोल रहा है, पहले आपको डायरेक्शन, डायरेक्शन में ना हम लोग अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट, हम लोग क्या करते हैं जिस जगह पे बैठे हैं वहां से कंपेयर करना चालू कर देते हैं। नहीं, आपको कागज में बनाना है, ऐसे कोने में बनाओ। ये इधर ईस्ट है, इधर कागज में नॉर्थ है, इधर कागज में वेस्ट है, और इधर कागज में साउथ है। कागज में बनाओ, आप जहां पर बैठे हो वहां से कंपेयर मत करो कि इधर ईस्ट है भी कि नहीं, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। कागज में ईस्ट है, फिर शोभा को यहाँ खड़ा यस, कर दो दिमाग में, कागज में, और वो ईस्ट की तरफ देख रही है, इधर ईस्ट है, ठीक है, वो यस ईस्ट सर। की तरफ देख रही है। अब यहाँ ईस्ट में खड़ी है वो, मान लो, और आप पहले बोले कि वो 20 मीटर की ओर चली, है ना, 20 या 25 हाँ, कुछ बोले हाँ, थे। हाँ, 20 बीस 20 है मीटर सर। 20 मीटर वो चली इस डायरेक्शन में, ईस्ट की ओर। फिर आप बोले हुँ, कि वो दाएं मुड़ गई। अब देखो नहीं, एक, बाईं बाईं बाई मुड़ गई। बाईं मुड़ने हाँ, का। बाई मुड़ हाँ, गई। अब कोई पर्सन इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, तो इधर हाँ, उसका हाँ, राइट होगा और इधर उसका हाँ, लेफ्ट होगा। ये है ना, ये थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो हाँ, थोड़ा हाँ, हाँ, अगर इधर चल रही है, इधर चल रही है, तो आप कोशिश करो उधर खड़े हो जाओ, इधर चलने के डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, तो इधर उसका राइट हो जाएगा और इधर उसका लेफ्ट हो जाएगा, है ना। वो आप खुद यस, अपने पोजीशन से कंपेयर करे करो, राइट और लेफ्ट अपने पोजीशन से कंपेयर करो। अब इधर चल रही है, मान लो इधर चल रही है, इधर चल रही है, इधर की बात चल रहा है, इधर, इधर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, ऐसे ऐसे ऊपर की ओर जा रही है। अब आप अपना यस सर। पोजीशन से कंपेयर करो, इधर आपका राइट हैंड होगा, इधर आपका लेफ्ट हैंड होगा, ऐसा चल रहे होगे तो। अब मान लो नीचे की ओर आप जाओ, इससे अपना कंपेयर करो। अब आप खुद सोचो, आप नीचे की ओर जा रहे हो, नीचे की ओर, तो आप नीचे जा रहे होगे तो इधर आपका राइट होगा और इधर आपका लेफ्ट होगा। ये आपको अपने पोजीशन से कंपेयर करना है, यस ठीक। सर। लेकिन सर, डायरेक्ट, इसको एक बार और बताना सर, कैसे-कैसे किए थे? कौन सा वाले को, ये राइट लेफ्ट। अभी जो क्वेश्चन हाँ, राइट लेफ्ट वाला जो बताया ना, बाईं ओर मुड़ने के बाद 15 मीटर किए थे आप। हाँ हाँ, मैं पूरा बता रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ, एक मिनट बस, हाँ, पूरा पूरा बता बता दीजिए सर। हाँ। कोई पर्सन है, अगर इधर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, तो वो पर्सन, आप अपने आप से कंपेयर करो। आप राइट, इधर जा रहे हो, इस डायरेक्शन में ईस्ट की ओर जा रहे हो, ठीक है, आप ईस्ट की ओर देखते हुए जा रहे हो, तो आप वैसे यस। वैसी सिचुएशन में खड़े हो जाओ ना, और अपना राइट हैंड को, अब मैं ना यहाँ पर ऑनलाइन बताते बन नहीं रहा है, अगर ये वीडियो ऑन नहीं, होता तो मैं नहीं दिखा, सर, मैं समझ रहा हूँ सर आप जो बोल रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग में जो बोला ना, उसके हिसाब से 45 आंसर आया, वो चीज़ बताइए, ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ वो बताऊंगा, लेकिन ये समझ में आ गया कि लेफ्ट और राइट वाला, हाँ, हाँ, आ गया सर, वो आ ये गया। आ गया ना, हाँ ठीक है। यस सर। अब देखो, ये जो लड़की है, ये 20 मीटर चली ईस्ट की तरफ, इस डायरेक्शन में यस। चल रही है। अब उसको लेफ्ट की ओर मुड़ना पड़ा, है ना, और पंद्रह हुँ, मीटर चली लेफ्ट की ओर मुड़ के, तो यस 15 मीटर सर। चल गई। अब ऊपर की ओर जा हाँ, रही है, वो ऐसे ऊपर जा रही है, ऊपर हाँ, जा रही हाँ, है, तो ये मेरा राइट और ये मेरा लेफ्ट, ये आपको अपने सीटिंग की से अंदाजा लगाना है। अब वो राइट की ओर 20 मीटर 25 मीटर चली, आप बोले, हाँ, 25 मीटर, यस सर। फिर 25 मीटर इस डायरेक्शन में चल रही है, मतलब इधर की ओर जा रही है, इधर, इधर जा रही है, तो ये वाला राइट होगा और ऊपर वाला हाँ, लेफ्ट होगा। अब लेफ्ट होगा। राइट की ओर 15 मीटर फिर मुड़ गई, हुँ, हुँ, तो जिस ये सीधा रास्ता था, जो सीधा रास्ता, उसी में फिर आके जुड़ गई वो। 15 मीटर ऊपर हुँ, गई थी, 15 मीटर नीचे आ गई, तो फिर उसी रास्ता में है, तो ये 25 हो हाँ, जाएगा। हाँ, एक आयत का निर्माण हो गया ना, ये आयत हो गया रेक्टेंगल, ये 25 है हाँ, तो हाँ, ये भी 25 होगा, तो हाँ, 20 हाँ। और 25 जोड़ दिए तो 45 उत्तर आ गया। अच्छा, हाँ। मैं ना करने के लिए ऐसे किया था, बट ना कन्फ्यूज़ हो गया था मैं, कि आंसर क्या आएगा ऐसे करके। थोड़ा डायरेक्शन डायरेक्शन में सबको कंफ्यूजन होता है, 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं होगा कंफ्यूजन। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन है सर, और एक ना ये वाला क्वेश्चन है। हाँ बताइए। अ, मैं बता रहा हूँ, एक थोड़ा अलग है। हाँ पी पी हाँ, गुणा क्यू का मतलब, पी गुणा क्यू का मतलब, पी क्यू का पिता है। अच्छा, पी जो है फादर है ना, पी इज फादर हाँ, हाँ, ऑफ क्यू, ठीक है। हाँ, हाँ। उसके बाद पी प्लस क्यू का मतलब हाँ, पी क्यू का बेटा है। पी इज सन ऑफ क्यू, ठीक है। हाँ, उसके बाद पी माइनस क्यू का मतलब हाँ, पी क्यू का भाई है। पी इज ब्रदर हाँ, ऑफ और क्यू, पी एंड क्यू का मतलब
पी डिवाइडेड बाई क्यू बोले क्या, भागित बोले ना? नहीं, एंड है सर। एंड है, अच्छा। हाँ पी एंड क्यू का मतलब, हाँ, पी क्यू की बहन है। ठीक है। हाँ, अब सी एच का मतलब सी एच का पति है ऐसे, मतलब निम्नलिखित में से कौन यहाँ दर्शाता है कि सी एच का पति है? सी जो है एच एच का का पति है। पति है, अच्छा, मतलब सी इज हाँ, हस्बैंड ऑफ क्यू। ऑप्शन बताऊं सर? हाँ, ऑप्शन बताइए, मैं लिख लेता हूँ। ऑप्शन फर्स्ट में है सी प्लस डी सी प्लस डी, एंड ई माइनस एफ ई माइनस एफ गुना एच, गुणा एच, और सेकंड है सी एंड डी सी एंड डी प्लस ई माइनस एफ प्लस ई माइनस एफ गुना एच, गुणा एच, हाँ, और सी माइनस डी सी माइनस डी एंड ई प्लस एफ एंड ई प्लस एफ गुना एच, गुणा एच, और सी गुना डी सी गुणा डी एंड ई माइनस एफ एंड ई माइनस एफ। प्लस एच। ये क्वेश्चन ये मेरे से नहीं क्वेश्चन है, बना। ठीक है। अपने को सी एच का पति ढूंढना है ना, हाँ ठीक, करते हैं इसको। मतलब सी और एच का, इसका ना एक लॉजिकल भी आंसर है, लेकिन लॉजिकल सीखने के लिए पहले लॉन्ग कट मेथड सीखना पड़ेगा। जनरेशन गैप वाला बोलते हैं लॉजिकल, जो है जनरेशन गैप, जैसे पी हाँ, नहीं और क्यू हाँ, में। पहले लॉन्ग कट ही बता दो हाँ सर, उसके बाद लॉजिकल हाँ बाद। हाँ, मैं बता देता हूँ। पी इज फादर ऑफ क्यू, मतलब पी और क्यू में एक जनरेशन का गैप है। पी इज सन ऑफ हाँ, क्यू, ये भी एक जनरेशन का गैप है। पी इज ब्रदर ऑफ यस, क्यू, सेम जनरेशन के है। क्यू इज सिस्टर ऑफ पी, सिस्टर ऑफ क्यू, ये भी एक जनरेशन का गैप है। मतलब माइनस और एंड में जनरेशन गैप नहीं है। ऐसे करके बनाते हैं एक लॉजिक से, लेकिन पहले हम लोग लॉन्ग में चलते हैं। ठीक है, ये एलिमिनेशन से बनेगा। सी जो है एच का पति है, सी जो है एच का पति, मतलब सी मेल है और एच जो है फीमेल है ना? यस, इसी करेंगे। एच जो है फीमेल है। अब लिखा है एफ गुड़ा एच, एफ गुड़ा एच, एफ गुड़ा एच, एफ गुड़ा एच, सब में लिखा हुआ है, तो इसको छोड़ते हैं। सी प्लस डी, ऑप्शन बी में सी एंड डी है, ऑप्शन सी में सी माइनस डी है, और ऑप्शन डी में सी गुणा डी है। यहां से निकालने का प्रयास करते हैं। प्लस में पी सन ऑफ क्यू है, तो ये हो सकता है प्लस है, क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है। बी में देखो सी एंड डी, सी एंड डी, पी सिस्टर, ये जो सी यहाँ फीमेल हो गई, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता आंसर। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि पी इज सिस्टर है, पी जो है महिला हो गई, लेकिन सी तो अपने को प्लस में आना है ना। समझ पा रहे हो क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सी, सर, सी जो थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत आ रहा है। पहले देखो, सी पति है एच का, तो सी तो मेल होगा ना, पति है मतलब मेल होगा। हाँ, अब पहला ऑप्शन को पढ़े हम लोग, सी धन डी, सी धन डी, और धन में क्या है, जो, अगर इसको सी मान पी लो क्यू का और इसको बेटा है। डी मान लो, तो हम्म, सी जो है सन मतलब बेटा है, तो बेटा तो मेल हाँ ही हाँ, है ना। यस सर, लेकिन यस सर। ऑप्शन बी को पढ़ते हैं, सी एंड डी, सी एंड डी, एंड वाला कहाँ है, ये सी है मान लो और ये डी है, तो सी सिस्टर है, तो सी सिस्टर मतलब महिला हो गई है, हम्म, तो महिला तो पति नहीं हो सकती ना, इसलिए ऑप्शन बी नहीं हो सकता, ये मैं बोल रहा हूँ। आया कि समझ में? हाँ ऑप्शन हाँ ऑप्शन हाँ बी, हाँ, अब आया सर, अब आया, ऑप्शन बी हाँ नहीं आया। है। अब सी यस माइनस डी, सर। माइनस डी को देख लेते हैं। सी माइनस डी, माइनस बोल रहा है सी इज ब्रदर, मतलब ब्रदर है, मतलब ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब डी देख लो, सी मल्टीप्लाई डी, मल्टीप्लाई में फादर है, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, तो एटलीस्ट बी तो कट हो गया। अब उसके बाद ये थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, अगर इस तरह से अपन करेंगे तो समय तो लगेगा इस क्वेश्चन में। फिर क्या है, डी एंड ई का रिलेशन। अब ये तीनों ऑप्शन में कुछ एलिमिनेट ज्यादा नहीं हुआ, तो इसको मैं यहाँ पर ग्राफ के रूप में बना लेता हूँ। देखो, सी जो है क्या है, सी प्लस डी पूछ रहा है, तो सी प्लस डी में सी इज सन ऑफ क्यू, मतलब डी का बेटा है सी। फिर डी और ई के बीच क्या रिलेशन है, डी और ई के बीच एंड से रिलेटेड है ना, तो बोल रहा है डी इज सिस्टर ऑफ क्यू, मतलब डी जो है वो बहन है, डी जो है बहन है, किसकी बहन है, ई की बहन है। फिर ई माइनस एफ की बात चल रही, ई माइनस एफ,
E इज ब्रदर ऑफ Q। E जो है ब्रदर है Q का, यहाँ जगह कम पड़ेगा मेरे को, Q का, Q नहीं, E और F थे ना, F का, F का। फिर F इंटू एच है, F इंटू एच, F इज फादर ऑफ H, मतलब F जो है फादर है, F जो है फादर है H का। ठीक है, तो डी ई एफ आपस में भाई बहन है, डी ई एफ आपस में भाई बहन है, तो सी और एच हस्बैंड वाइफ तो नहीं हो सकते। ये कुछ समझ में आया? हम्म। हाँ हाँ, आ गया आ गया। उसी, अब बी तो कट ही चुका है, तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं हाँ है। बिल्कुल। सी और डी का हाँ चेक कर लेते हैं। सी माइनस डी लिखा है, माइनस में क्या है, सी इज ब्रदर ऑफ क्यू, सी जो है ब्रदर है डी का, सी जो है ब्रदर है डी का। फिर डी एंड ई है, डी इज सिस्टर ऑफ क्यू, डी जो है सिस्टर है क्यू की, फिर क्यू मतलब ई की। अब ई प्लस एफ है, ई इज सन ऑफ एफ, ई जो है बेटा है एफ का, बेटा है, ई इज बेटा है एफ का। फिर एफ इंटू एच है, एफ इंटू एच का हो जाएगा, एफ इज फादर ऑफ एच, एफ जो है फादर एफ फादर है एच का, है ना, एफ इज फादर ऑफ एच। तो ये भी सी और एच का कोई रिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि डी ई सब भाई बहन है, तो सी और एच भी भाई हो हम्म। जाएगा। सी भी नहीं है, डी सही होगा। फिर डी चेक करके देख लेते हैं, समझ में आया कि सी कैसे नहीं है करके? हाँ हाँ, समझ आ गया सर, ये भी आया। आया ना? हम्म। फिर एच, डी देख लेते हैं। अब ए बी सी नहीं है, डी आंसर होगा, अब चेक कर लेते हैं। सी मल्टीप्लाई डी, सी मल्टीप्लाई, सी इज फादर ऑफ डी, सी जो है पिता है डी का, पिता है, सी इज फादर। फिर डी एंड ई, डी इज सिस्टर ऑफ ई, डी जो है सिस्टर है ई की। अब ई माइनस एच, ई माइनस एफ सॉरी, ई इज ब्रदर ऑफ एफ, ई जो है ब्रदर है, ई जो है ब्रदर है एफ का। अब एफ प्लस एच था क्या ऑप्शन? जो डी है वो प्लस है कि हाँ, मल्टीप्लाई? प्लस, नहीं प्लस है सर, प्लस। प्लस है ना। एफ जो हम्म। है सन है एच का, जो एफ है वो सन है एच का। अब देखो ये सब भाई बहन है, ये सब भाई बहन है, और एक चीज स्टार्टिंग में पता चल गया, ये पिता है, हम्म। ठीक है। अब ये पिता के भाई बहन कुछ कुछ हैं, और ये जो एफ है, एफ जो है बेटा है, एच का भी बेटा है और सी का भी बेटा है, तो मतलब सी पिता है तो एच माता ही होगी। आया क्या समझ में? हाँ। क्योंकि प्रश्न में ये पता चल गया कि ये डी ई एफ भाई बहन है, कोई भाई है कोई बहन है। वैसे तो सब में प्लस लगाया, उन सब भाई भाई है, ये प्लस लिख दिया मतलब सर सब। अगर हाँ, इसमें एफ का अगर जेंडर नहीं पता चल पाता तो आंसर नहीं बन पाता ना। एफ का जेंडर नहीं पता चलता तो भी बन जाता, तो भी बन जाता, या तो बेटा होती या तो बेटी होती, अच्छा हाँ, ठीक है, बन है ना, जाएगा। या तो बेटा बेटी होती, ये बहन होती। तो भाई सब भाई बहन ही तो है, ओके। सब जेंडर में देखें सब भाई बहन है। अब ये पिता है, अब ये पिता पता चल गया, ये डी ई एफ का पिता सी है। अब बोल दिया एफ जो है बेटा है एच का, या एफ जो है बेटी है एच का, तो पिता सी है तो ये माता ही होगी डेफिनेटली, है ना, ऐसे पता चल जाएगा। अब एक चीज मैं और देखना चाह रहा था, यहाँ एफ इंटू एच का मतलब क्या है। पी पी इज फादर ऑफ क्यू, और प्लस में क्या हो रहा है, सन ऑफ क्यू, फादर ऑफ क्यू, ठीक है। अभी तो डायरेक्ट जनरेशन गैप वाला मत करो, इस तरह के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली जनरेशन गैप वाले से आप कर पाओगे। अभी मत करो, अभी जनरेशन गैप समझ में नहीं आएगा, यस सर। ठीक है। तो ऐसे भी सीजीपीएससी में, अगर सीजीपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसमें सी सेट जो होता है वो 2 घंटे का होता है ना, और 2 घंटे में हम्म। आपको 33 क्वेश्चन प्लस हल कर लेना है जनरल वालों के लिए। और एस टी एस सी ओबीसी में 23 क्वेश्चन है ना, 23 क्वेश्चन ही हल करना है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहता सी सेट के लिए।
सी सेट में उतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सी सेट डिसाइड ही नहीं करेगा कभी भी। मतलब मेरा मैथ से नहीं भी बनाऊं तो मतलब सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा है? हो जाएगा, लेकिन मेंस में, फिर मेंस में पढ़ना ही पड़ेगा, मेंस में एप्टीट्यूड आता हाँ, ही। मैथ्स के लिए तो करना पड़ेगा सर। तो मैथ्स पढ़ लो, रीजनिंग मेंस में बहुत नेग्लिजिबल है, एप्टीट्यूड में रीजनिंग कुछ ही आता है। मैथ्स करो, हिंदी करो, छत्तीसगढ़ी करो। छत्तीसगढ़ी और हिंदी बहुत अच्छे से करो। अगर ये दोनों, छत्तीसगढ़ी और हिंदी से अगर 10-10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आ गया, और 80 क्वेश्चन रीजनिंग आ रहा है, 80 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ्स, और उसमें से भी अगर 10-15-20 तो कर दोगे, 20 तो कर दोगे, 20-20 40 हो गया। और इसमें एक्यूरेसी का अंदाजा तो रहता ही है भाई, है ना। हम भी जब देते थे तब, मैं कभी सी सेट नहीं पढ़ता था, कभी सी सेट नहीं पढ़ के गया। ठीक है, समझ में आया क्या ये? हाँ, यस सर, आ गया। और ये पूरा पश्चिम वाला भी कंफ्यूज किया बहुत। अच्छा, अब समझ में आया पूरा पश्चिम की? और भी क्वेश्चन है क्या? नहीं, अब, हाँ, अब आ गया। यही यही ये जो क्वेश्चन बताया ना सर, इसी में ज्यादा टाइम लगा मेरे को, इसलिए ना मैं इसको छोड़ दिया। मेरे से बन ही नहीं पा रहा था, मतलब पूरा माइंड ना कंफ्यूज हो गया था। इसके चलते आगे वाला भी मेरा छूट जा रहा था, तो मैं इसको ना स्किप कर दिया और आगे बढ़ा, ऐसा है। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा। सी और सेट। मैं ऐसा क्वेश्चन कभी प्रैक्टिस भी नहीं किया था, ये मेरे लिए नया था सर। अच्छा अच्छा, सी सेट की हाँ। कहाँ पर पढ़ते हो, कौन सी कोचिंग में पढ़ते हो? जो मावा मूदल है ना सर, अभी अभी खुला है। कौन से जिले में, बिलासपुर में? नहीं नहीं, बिलासपुर नहीं, यहाँ कांकेर जिला से हूँ मैं। अच्छा, कांकेर में, अच्छा अच्छा, नहीं आइडिया नहीं है मेरे को कांकेर हाँ, कांकेर जिला से हूँ। पहले आईएएस एकेडमी में जाता था, में। हाँ वहाँ पे थोड़ा बहुत हो चुका था। हाँ हाँ। और अभी यहाँ माव मूदल खुला ना, तो वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे ना टेस्ट सीरीज अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, तो बैठ गए थे हम लोग अच्छा अच्छा पूरा। हाँ। हाँ। अच्छा, नहीं ठीक है, प्रैक्टिस बस करिए, प्रैक्टिस करिए। सी सेट का टेंशन मत लो यार, सी सेट 33 नंबर आपको हिंदी, सी सेट अगर मेंस पढ़े हो तो सी सेट बन जाता है। हम्म। मैथ्स, हिंदी, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी छत्तीसगढ़ी तो पढ़ना ही पड़ेगा मेंस के लिए। वहीं से यस डिसाइड सर। होता है कि पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सी सेट निकल जाएगा मुझे लग रहा है। मेंस के लिए मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा 150 आया है नंबर। अच्छा, 150 आउट ऑफ 200? नहीं, 240। 240 कैसे हो गया? मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का था सर, और 120 नंबर का 120 क्वेश्चन था। और एक एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का था, और टोटल 240 नंबर है। हाँ, लेकिन प्रीलिम्स तो 200 नंबर का होता है, और 200 नहीं नहीं, नंबर तो सी ये सेट। अपने हिसाब से जनरेट किए है ना सर, जो सर अच्छा लोग अच्छा पढ़ाते हैं ना। हाँ, ये लोग अपने हिसाब से ऐसा वीकली अच्छा वीकली अच्छा टेस्ट लेते हैं, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक है, हम लोग को मिश्रण देखना था। मिश्रण के क्वेश्चन करते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन बोलते हैं। मिक्सचर, मिश्रण। अब मिक्सचर किस प्रकार से कर रहा है? मिक्सचर मतलब दो चीजों को मिलाएंगे, किस अनुपात में मिलाएंगे, इस तरह के प्रश्न आएगा। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन कई बार आया है। ये इसको कंसेप्ट सीख लेना, तो बाकी सब क्वेश्चन बन जाएगा इसी तरीके से। प्रश्न कह रहा है कि 32 रुपए किलो की चीनी को, 32 रुपए पर केजी, किलो वाली चीनी, मतलब शक्कर की बात कर रही है, शक्कर की बात किया जा रहा है। 32 रुपए किलो वाली शक्कर को 37.50 रुपए, 37.50, मतलब 37.5 रुपए वाले शक्कर, ये भी पर केजी की बात है ना, पर केजी की बात चल रही है। ये 32 रुपए किलो है, और ये 37.5 रुपए किलो, दो शक्कर है। इनको मिक्स्ड कर दें, इनको मिक्स्ड करें, किस अनुपात में मिक्स्ड करें कि 34.50 रुपए किलो में बेचा जा सके। कुछ समझ में आ रहा है प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न, यस सर। प्रश्न कहा जा रहा है कि दो प्रकार के शक्कर है, एक 32 रुपए किलो वाला और एक 37.5 रुपए किलो वाला। इनको किस अनुपात में मिलाए कि जो मिक्सचर है उसको 34.5 रुपए किलो में हम बेच सके, किस अनुपात में मिलाए। तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से अपन हल करेंगे, देखते जाओ। पहले यहाँ पर
लिख लो कितना रुपए एक पहला जो शक्कर है, पहला शक्कर उसको यहाँ पर लिखो 32 रुपए किलो है। फिर यहाँ पर जो सेकंड वाला है दूसरा शक्कर, उसका कितना किलो है, 37.5 रुपए किलो। अब ऐसे लाइन खींचो और यहाँ पर उस शक्कर को का वैल्यू रखो जो मिक्सचर का कॉस्ट है। जो मिक्सचर का कॉस्ट है वो 34.50 रुपए, 34.50 रुपए। अब ये समझ यहां तक समझ में आ गया लिखने का तरीका, पहला शक्कर का कीमत, दूसरे शक्कर का कीमत और मिक्सचर का कीमत। अब यस घटा सर। अब घटा दो। 34.5 में 37.5 को घटाओ, कितना आ रहा है, प्लस माइनस छोड़ देना, 37 में 34 घटाओ, 3 आ रहा है, तो यहाँ 3 लिखो ऐसे। अब 32 में 34.5 को घटाओ तो 2.5 रुपए आ रहा है लगभग। ये समझ में आया क्या घटाने से? यस सर। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको फाइंड करना था अनुपात, किस अनुपात में, किस रेशियो में मिलाया जाए, किस रेशियो में उसको मिलाया जाए। तो यही रेशियो है 3:2। अब 2.5 अच्छा नहीं लग रहा है तो 2 से गुणा कर लो, 3 गुणा 2 कर दो और 2.5 गुणा 2 कर दो, तो 2.5 से वो चेंज होके 6:5 हो जाएगा। 6:5 में मिलाएंगे, 6 भाग होगा 32 वाला और 5 भाग होगा 37.5 वाला। इस अनुपात में मिलाएंगे तो 34.50 रुपए में बेच पाएंगे। आया क्या समझ में? यस सर, आ गया। आ गया ना? अब जैसे मैं व्यापारी हूं, मान लो मैं व्यापारी हूं और मैं मिलावट करता हूं, तो मेरे पास जैसे मैं कोई महंगी तेल है, तेल, कई तेल महंगे भी आते हैं ना, जैसे मान लो ऑलिव ऑयल है, वो बहुत महंगा आता है। तो इस प्रकार को एक महंगा तेल था, उस तेल का कीमत है 150 रुपए लीटर, मान लो कोई महंगा तेल है उसका कीमत है 150 रुपए लीटर। और एक सस्ता तेल है, उससे मैं मिलावट कर रहा हूँ। सस्ता तेल का कीमत मान लो 100 रुपए लीटर है, 100 रुपए लीटर। तो इसको मैं मिलाया, है ना, इसको मिलाया, और ये मान लो जैतून का तेल, तो कोई भी कंपनी का तेल था, जैतून का तेल था, वो 150 रुपए लीटर आ रहा है, मान लो एग्जाम्पल के रूप में 150 रुपए लीटर में। अब मैं दोनों को मिला के बना दिया, एक तेल बना दिया 120 रुपए लीटर का, और मैं वो बेच रहा हूँ अपनी कंपनी का लेबल लगा के 120 रुपए में जैतून का तेल करके बेच रहा हूँ। ठीक है, जैतून का तेल तो मिलावट है ना। जो प्योर है, प्योर का कॉस्ट है 150 रुपए, लेकिन अगर 150 रुपए में मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तो कोई नहीं खरीदेगा। जो ब्रांडेड कंपनी है उसका भी 150 है, मेरा भी 150 है, तो मेरा कौन खरीदेगा? तो मैं 120 रुपए लीटर में लॉन्च किया जैतून का तेल, और मैंने कहा कि ये भी जैतून तेल है लेकिन 120 रुपए लीटर है, तो हो सकता है कम लोग आके खरीदे। तो मैंने मिक्सचर किया है, मिलावट किया है। तो किस अनुपात में मिलाऊंगा मैं, ये आपको निकालना है। मतलब जो जैतून तेल और सस्ता तेल का अनुपात बताइए मेरे को। 2:3। 2 रेशियो जैतून और सस्ता तेल 3। का अनुपात। कैसे निकाला, पहले घटा लिए इसको, 150 में 120 घटाए तो 30 आया, 100 में 120 घटाए तो 20 आया, तो 2:3 आ रहा है। मतलब 2 पोर्शन जैतून का तेल होगा और 3 पोर्शन सस्ता तेल होगा। समझ में आ गया ना ये चीज? यस सर। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना जो है वो पानी से 19 गुना भारी है, सोना। और तांबा, कॉपर, पानी से 9 गुना भारी है। अब इन दोनों को मिला के मुझे एक मिक्सचर बनाना था
जो पानी से 15 गुना भारी रहे, तो किस अनुपात में मिलाएंगे? सोना और कॉपर का अनुपात क्या होगा? 6:4। 6:4, और भी कट के वो क्या हो जाएगा? 3:2। हाँ 2 हो जाएगा सर। 6:4 आया, और भी कटेगा तो 3:2 में आ जाएगा। अब आगे एक मिश्र धातु है, एलॉय है। मिश्र धातु मतलब एलॉय। एक एलॉय है ए, उसमें कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक, तांबा और जस्ते का अनुपात दिया है 1:3 में दिया है। और एक मिश्र धातु बी है, मिश्र धातु मतलब एलॉय, उसमें कॉपर और जिंक का रेशियो दिया है 5:3 में। ए और बी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्र धातु को, अब ए और बी को अपने को मिक्स्ड करना है, तो किस रेशियो में मिक्स करेंगे कि जो मिल रहा है उसमें कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो 5:3 में हो जाए। किस रेशियो में ए और बी को मिलाओगे? ए और बी को कितने रेशियो में आप मिक्स करोगे कि कॉपर और जिंक का रेशियो 5:3 में रहे? ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लेकिन बनेगा सेम लॉजिक से। एक बार ट्राई, सोचो सोचो जरा, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए। बन रहा नहीं बनेगा क्या? मैं बताऊं इसको एक बार, एक बार देख लो। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। आप ना किसी भी एक मेटल को पकड़ लो, चाहे कॉपर, चाहे जिंक, चाहे तांबा, चाहे जस्ता, किसी को पकड़ लो। तो ए में कॉपर का अमाउंट कितना है? ध्यान से देखिएगा, ए में कॉपर कितना है? एक, एक कॉपर है आउट ऑफ 4। एक और 3 को जोड़ने से 4 आ जाएगा। उसी प्रकार बी में कॉपर का अमाउंट कितना है? 5/5 × 8। क्या है क्या समझ में? कॉपर जो है 5/8 है, और जिंक जो है 3/8 होगा। ये समझ में आया क्या? यस सर। दोनों में निकालना है सर, है ना? ए में अपना कॉपर 1/4 है और जिंक बोलेंगे तो 3/4 है। हाँ, नहीं नहीं, एक और किसी एक को निकाल लो। कॉपर को अपन पकड़ अच्छा, लेते हैं। ओके सर। कॉपर को बस पकड़ लो। कॉपर, दोनों में कॉपर, तीनों में एक्चुअली कॉपर को निकाल लो। इसमें कॉपर का अमाउंट कितना हो जाएगा? 5/5 + 3, 8, है ना? ये 1 + 3 जोड़ा तो 4 आया। 5 और 3, ये 5 और 3 को जोड़ा तो यहाँ नीचे 8 आया। और यहाँ भी 5:3 दिया है, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। ठीक। अब इसी को पकड़ते हैं, अपने को कॉपर, कॉपर को कैलकुलेट करते हैं। ए वाले में और ये बी वाला, ए में कॉपर कितना है? 1/4 है, देखते जाइएगा। बी में कॉपर कितना है? 5/8 है। और जो मिक्सचर बन रहा है उसमें भी कॉपर 5/8 है क्या? कुछ गड़बड़ चल रखा गया है क्या? 5/3 5/3 नहीं नहीं लिखा है नहीं, सर, ये सेम ये सेम। गलत लिखा है। ये 5:3 नहीं है, ये 3:5 है। ये 3:5 है। तो कॉपर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यहाँ 3/8 हो जाएगा।
तो मिक्सचर में कॉपर कितना है? 3/8 है। अब रेशियो खींच लो आप लोग ऐसे करके, घटा दो। 3/8 माइनस 1/4 तो 2/8 हो जाएगा। तो 1/8 यहाँ आ जाएगा और 2/8 यहाँ आ जाएगा। तो 1:2 आ रहा है क्या कि उल्टा आ गया मेरा? मैं उल्टा लिख दिया क्या? एक बार देखो आप लोग करके देखो, मैं गलत लिख दिया हूँ। कितना अनुपात में आ रहा है? ए में तांबा और बी में तांबा। ए में तांबा का अनुपात कितना है और बी में तांबा का अनुपात कितना है? सर 5/8 कहाँ से लाए? ये 1/4 कहाँ से है, समझ में आया क्या? हाँ 1/4 जो ए से निक ए का निकाले हैं वो वाला है। और और बी में निकला है थ्री 5 बाई बटे एट बी में नहीं सर, कॉपर में आप 3 है क्योंकि आप कॉपर का लेके बना रहे हो, तो 3/8 आना चाहिए नहीं था नहीं बी में। नहीं 5 है ना, कॉपर में देखो 5 है और जिंक अच्छा, में हाँ हाँ 3 ठीक है। है। हाँ, ये नीचे वाला मिक्सचर में है, नीचे वाले मिक्सचर में सी में 3 दिया है, कॉपर में 3 दिया है। अच्छा, हाँ हाँ सही है, ठीक है। 2:1 आएगा सर। हाँ 2:1 आ रहा है। मतलब ए में कॉपर और बी में एक कॉपर का रेशियो 2:1 है। सर हाँ ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। क्वेश्चन में एलॉय ए दिया हुआ है, उसमें जिंक और कॉपर दोनों है। हाँ एलॉय बी है, उसमें भी जिंक और जिंक और कॉपर दोनों है। हाँ एलॉय बी निकालना है, इसमें भी जिंक और कॉपर दोनों होना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ कॉपर कॉपर का निकाले हैं। नहीं देखो देखो, एक मिनट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ए जो है एलॉय है, बी एक एलॉय है। ए एंड बी आर एलॉयज। अब दोनों में कॉपर और जिंक का रेशियो 1:3 दिया है ए वाले में, और जो बी एलॉय है उसमें कॉपर और जिंक का रेशियो 5:3 दिया है। ठीक। अब एक साथ ये मिक्सचर को तो एक पूरे मिश्रण का अनुपात को एक साथ नहीं कर सकते ना, तो अपन कॉपर सेपरेट कर लिया। आप चाहो तो जिंक भी सेपरेट कर सकते हो। कॉपर 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 सेपरेट कर लिया। आप चाहो तो जिंक के साथ भी कैलकुलेशन कर सकते हो, जिंक वाला भी निकाल लो। तो ये 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर जिंक हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, और यहाँ जिंक निकालोगे तो 5/8 हो जाएगा। सही कर रहा हूँ क्या? 3/4 यस सर, सही है। और 3/8 और 5/8। अब इसका निकाल के देखो तो 3/4, यहाँ 3/4 लिख लो और यहाँ लिख लो 3/8, और दोनों को मिला के जो बनेगा वो 5/8। इसको भी करोगे 2:1 ही आएगा। इसमें 2:1 आया ना? वही आ रहा है सर। हाँ 2:1 ही आएगा, इसमें 2:1 आएगा ऐसे हल करने से। तो आप इधर कॉपर पकड़ लो या जिंक पकड़ लो और रेशियो निकाल लो कि ए और बी का अनुपात किस अनुपात में आ रहा है। कॉपर का अनुपात भी 2:1 में आ रहा है, जिंक का अनुपात भी 2:1 में आएगा। तो मतलब ए और बी को मिलाने का अनुपात होगा, ए को 2 पार्ट निकालो और ए बी का 1 पार्ट निकालो। इस प्रकार से मिक्सचर चल रहा है। मतलब नया जो मिश्र धातु बना, नया जो
ए और बी को मिलाने से जो नया मिश्र धातु बन रहा है, लौह बन रहा है, उसमें ए का 2 भाग होगा और बी का 1 भाग होगा, ऐसा। आया क्या समझ में? यस सर, आ गया। यस सर। सर अपन इसको ऐसे तो नहीं कर सकते ना, जैसे 1:3 है और 5:3, ये दोनों को अगर रेशियो को इक्वलाइज करने का कोशिश करें तो। दोनों रेशियो को कैसे इक्वलाइज करोगे, क्योंकि पता नहीं है ना कि ये तो रेशियो में दिया है, अगर केजी वेजी में दिया होता तो कुछ कर सकते थे। ठीक है सर। नहीं। नहीं, वैसे नहीं करेंगे, यही तरीका सही है। हाँ, हो सकता है कि अन्य तरीके से बने, हो सकता है और इजी भी हो, बट मेरे को तो यही अच्छा लग रहा है, ये मेथड। चलो एक क्वेश्चन और है। 80 किलोग्राम का मिक्सचर है, पानी और दूध का। 80 किलोग्राम का मिश्रण है, पानी और दूध का। 80 किलोग्राम का मिश्रण है, पानी है इसमें और दूध है। और इस मिश्रण में पानी और दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और जो वाटर का रेशियो है, वो 3:2 है। ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है। लेकिन मेरे को इस मिल्क और पानी के अनुपात को 2:3 करना है, ये मेरे को करना मैं चाह रहा हूँ। तो इस 80 किलोग्राम में और कितना पानी डालना पड़ेगा मेरे को? कुछ समझ पा रहे हैं प्रश्न क्या बोल रहे सर यस सर। एक बार और बताएं सर। हैं? हाँ, 80 किलोग्राम पानी और दूध का मिश्रण है मेरे पास, जिसमें मिल्क और पानी का अनुपात 3:2 है। मतलब मिल्क ज्यादा दिख रहा है, कायदे से देखोगे तो मिल्क 3 हिस्सा है और पानी का हिस्सा 2 है। दिख रहा है ना? यस सर। मिल्क जो है 3 भाग में है और पानी 2 भाग में है। लेकिन मेरे को इसमें और पानी मैं डालूं, कितना पानी डालूं कि मिल्क जो है वो 2 भाग हो जाए और जो पानी है वो 3 भाग हो जाए? तो कितना पानी और डाल दूं, कितना पानी और ऐड कर दूं, मिला दूं? ट्राई करिए एक बार। सर 24:16। 24 में कितना पानी मिलाना है, प्रश्न ये है। 24:16 तो नहीं आ रहा है रेशियो में। कितना इसमें पानी मिलाएंगे, कितना पानी, कितना किलोग्राम पानी मिलाएंगे, कितना केजी, कितना किलोग्राम पानी मिलाना पड़ेगा? देखो मैं एक बार करता हूँ थोड़ा क्वेश्चन को, थोड़ा अलग प्रकार का भी है। पहले 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 क्या है, 80 किलोग्राम का तो मिक्सचर है। 3 लीटर मिलाएंगे क्या पानी? नहीं नहीं, 3 नहीं आ रहा है। ऑप्शन है 20, 35, 25, 40। 20 किलोग्राम, 35 किलोग्राम, 25 kg, 40 kg। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि 80 किलोग्राम जो दूध और पानी का मिश्रण है, वो कितना दिया है? दूध और पानी का मिश्रण 3:2 दिया है। ध्यान से देखिएगा, 3
गुना तीन, तीन जो है पानी का भाग है, दूध का भाग है, और दो जो है पानी का भाग है। तीन मिल्क का भाग और दो जो है पानी का भाग। अब इसमें मैं मिल्क निकाल लेता हूँ, अमाउंट ऑफ मिल्क। मिल्क कितना है? मिल्क कितना है? तीन है। तीन, टोटल कितना है? तीन दो पांच। किस में से? 80 किलोग्राम मिश्रण में से। तो मिल्क का अमाउंट निकाल लो, है ना? कितना हो जाएगा? पांच एकम पांच, तीन बचा, पांच छक्का 30, 16 38। तो 48 लीटर पानी है, मिल्क है। 48 किलोग्राम, किलोग्राम में चल रहा है, लीटर में नहीं चल रहा है। 48 किलोग्राम जो है मिल्क का अमाउंट है ना? ये समझ में आया? यस सर, और 32 लीटर आएगा पानी। वाटर। हाँ, उसको मैं काट दिया था सर, 2-2 से 24 दूनी 48 और 16 दूनी 32 करके। अच्छा 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 हाँ, इसलिए ना मेरा वही आया था 24:16 ऐसा करके। अच्छा अच्छा। हुँ। 32 किलोग्राम पानी है मतलब, है ना? अब प्रश्न में बोला जा रहा है, प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि कितना पानी और मिला दे। मिल्क तो 48 का 48 ही रहेगा, लेकिन पानी हाँ में सर। एक्स किलोग्राम पानी और मिला देता हूँ। तो जो नया मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का जो नया मिक्सचर है, उसमें मिल्क दो भाग हो जाएगा और जो पानी है वो तीन भाग हो जा रहा है। तो मिल्क तो 48 का 48 किलो है। वाटर में आप 32 किलो वाटर में एक्स किलो पानी और मिला दे रहे हो, तो 2:3 हो जा रहा है। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो, यस सर। आ गया ना? बस इसको हल कर लो यार। 48/32 + x = 2:3। इसको हल कर लो। 48 गुणा 3 से हो जाएगा, 32 + x गुणा 2 से हो जाएगा। एक्स ट्रांसपोज करके निकाल लो, एक्स का मान 40 आ जाएगा। हल करोगे तो कर लोगे हल? यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना? तिर्यक गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो और निकाल लो। तो इस प्रकार ये बन जाएगा। चालीस लीटर हाँ मिलाना 40। पड़ेगा हाँ, पानी। तो 40 किलोग्राम पानी को हम डालेंगे, और तो 2:3 हो जाएगा ये। ये समझ में आया ना? यस सर, आ गया सर। इसी तरह से और भी कुछ क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको और मिलेगा। एक प्रश्न है, सेम क्वेश्चन है, पटवारी 2019 में आया है, बना के देखो। सेम प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 35 लीटर पानी और दूध का मिश्रण का अनुपात, मिल्क इज टू वाटर, 5:2 में है। इसमें कितना पानी मिला है? कितना पानी मिला है कि मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो है वो 5:3 हो जाए? 10 लीटर, 25 लीटर, 5 लीटर, 12 लीटर। इसको बनाइए इस प्रकार। चल बाहर चल, चल बाहर, बाहर चल। सेम वैसे ही बन जाएगा, ये भी ट्राई करना।
मिला। सर 25 लीटर पानी मिलाएंगे क्या? हाँ 25 लीटर, नहीं 25 लीटर पानी तो नहीं आ रहा है। पानी तो 5 लीटर आ रहा है। ये सर 5 आ रहा है। हाँ 7 पंच 35। 5 लीटर आ रहा है ठीक पानी। ठीक। कितना आ गया आपका? आ गया क्या 5 लीटर की 25 लीटर आ रहा है अभी भी? सर मेरा 5 लीटर आ गया है। आ हाँ गया ना? 5 ही आया सर। हाँ ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बनाइए और हल करिए, है ना। और भी क्वेश्चन इसी किताब में मिल जाएगा, यस सर। उसको हल करिए मिश्रण वाला। कोई डाउट लगे तो बताइएगा, ठीक है।